हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले एज आई ऑलवेज से इस चैनल में यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट। हर वीडियो में अब मैं बोलने लगी हूँ, फिर भी अगर तुम लोग को डाउट नहीं पूछना है, इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना, तो वो तुम्हारी गलती है, ठीक है। इस चैनल पे तुम किसी भी क्लास के मैथमेटिक्स के किसी भी क्लास के डाउट्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के अच्छे से तुम्हें समझाऊंगी। और किसी और सब्जेक्ट का पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं तुम्हें वहीं रिप्लाई कर दूँगी, बट पूछना ज़रूर, एकदम अच्छे से मैं समझाऊँगी। एनीवे, आज हम लोग करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वाला जो चैप्टर है उसका पार्ट 2। पार्ट 1 अगर तुमने नहीं देखा है तो जल्दी जाके देखो। इसीलिए बोलती हूँ चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यही होगा ना, पता नहीं चलेगा कब पार्ट 1 आया कब पार्ट 2। तो पार्ट 1 हो चुका है, अगर तुमने वो नहीं देखा है तो पहले वो देखो, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक चीज़ें सिखाई हैं। वही नहीं सीखोगे तो पार्ट 2 में कुछ नहीं समझ आएगा तुम्हें। एनीवे, चलो बढ़ जाते हैं अभी पार्ट 2 में। मैंने जो पार्ट 1 है उसमें 2 भी कंटिन्यूड पे छोड़ दिया था। मैं बताती हूँ तुम्हें वो वाली इक्वेशन कैसे बनेगी। हाँ, तो जैसे कि मैंने तुम्हें ये बता दिया था कि हम इसमें कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को x मान लेंगे एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन को y मान लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने 5 पेंसिल एंड 7 पेन दिए। मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिया था, मान लो 1 रुपीज़ का है तो 5 × 1 = 5। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी कॉस्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x + 7y टुगेदर, क्योंकि है 5x + 7y = 50, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी का थोड़ा सा उल्टा, 7x + 5y = 46। ध्यान रखना, y और x में गड़बड़ी मत करना। जैसे यहाँ पे तो पहले पेंसिल और यहाँ पे भी पहले पेंसिल दिया है। कभी कभी वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी करते हैं कि यहाँ पे पहले 5 पेंसिल दे दिया लेकिन यहाँ पे पहले पेन का दे दिया, तो तुम कंफ्यूज होके तुमने तो उसको y मान रखा है, लेकिन तुम गलती कर दोगे और 5y की जगह 5x लिख दोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज जो है वो फुल ग्राफिकल मेथड पे ही बेस्ड है, और मैं जो पिछले वीडियो में a1/a2 एंड b1/b2 वाला सिखाया था उस पर ही बेस्ड है। सो आई होप ये तुम कर लोगे इसमें। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसकी थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये PYQ भी है एंड इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। जहाँ तक मुझे याद है ये था PYQ में मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस को। तो अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। 2 मेथड्स हमें सिखाए गए हैं इस चैप्टर में। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, एंड दूसरा है एलिमिनेशन। अब मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो इनिशियली तुम्हें सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा इजी लगेगा। एलिमिनेशन तुम्हें लगेगा यार क्या है, पहले एक ऐसा नंबर कॉमन ढूंढो जो दोनों को मतलब उससे फिर मल्टीप्लाई करो, उसके बाद करो। तो इनिशियली तुम्हें एलिमिनेशन टफ लगेगा, बट बाद में तुम जैसे जैसे धीरे धीरे और प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम्हें समझ आएगा कि सब्स्टिट्यूशन कितना लेंदी होता है एंड एलिमिनेशन से कैसे तुम जल्दी जल्दी अपना टाइम बचा के कर सकते हो, ठीक है। आगे के जैसे मैंने बोला ये चैप्टर आगे के चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, तो आगे जाके तुम मोस्टली देखना, तुम खुद ही सोचोगे यार मैं क्यों गधे जैसे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करती थी, और फिर तुम आगे जाके एलिमिनेशन ही यूज़ करोगे, ठीक है। मोस्टली बच्चों के साथ तो ऐसे ही होता है। अब तुम एक्सेप्शन हो तो मैं नहीं जानती, बट एनीवे, तो इन दोनों मेथड्स को अब देखते हैं। तो चलो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में तुम्हारा एग्जाम्पल देखते हैं। NCERT का ही है ये एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। इन दोनों ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें दिए, इन्हें हम सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो ये दोनों तुम्हें इक्वेशन दी है। अब इन दोनों में से तुम कोई भी इक्वेशन उठा सकते हो और उससे तुम्हें वैल्यू निकालनी है बेसिकली। अब देखो जनरली जब तुम ऐसे सबसे पहले जो इक्वेशन उठाओ ना, वो जनरली छोटी वाली उठाया करो, क्योंकि उससे ज़्यादा आसानी होती है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं करूँ, यहाँ पे मुझे जैसे मान लो x की वैल्यू में निकाल रहा हूँ, आप y की भी निकाल सकते हो, मैं x की निकाल रही हूँ मान लो, तो ये इधर भेजूंगी मैं, तो ये 2 + 15y बाय यहाँ पे 7 भी है तो डिवाइडेड बाई 7, तो वो और टफ हो जाएगा ना। इससे ईजी ये है क्योंकि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट भी नहीं है, तो x यहाँ से मैं कर सकती हूँ 3, यहाँ +2y है, यहाँ जाके -2y, 3 - 2y। अब तुम्हें लगेगा इससे फ़ायदा क्या हुआ। इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये तो चलो तुम्हारी पहली इक्वेशन थी, ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन थी, ये तुम्हारे पास एक तीसरी इक्वेशन हो गई। इससे फ़ायदा ये हुआ कि देखो x की वैल्यू किस टर्म्स में आ गई, x की वैल्यू y के टर्म्स में आ गई है। यानी कि अब मैं, चलो इस इक्वेशन से तो मैंने वैल्यू निकाली थी, इस इक्वेशन को अब छोड़ दो। अब इस इक्वेशन में मैंने जो x की वैल्यू निकाली है वो y के टर्म्स में निकाली है। यानी कि अगर मैं x की ये वैल्यू यहाँ 7 × x की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, -15y = 2, तो इससे मेरा क्या फ़ायदा हुआ, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन गई। एंड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को सॉल्व करना तो बहुत आसान है, हमने 8th क्लास में भी सीख रखा है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, अब जस्ट मल्टीप्लाई करते जाओ। यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 21 माइनस जो भी है इतना तुम सॉल्व कर लोगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इससे तुम्हारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 19/29। अब ये तो आगे तुम्हारे पास y की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकालना बहुत ईजी है,
हमने x क्या निकाला था, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। बस यहाँ पे y की वैल्यू 19/29 पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास x की भी वैल्यू आ जाएगी 49/29। ठीक है, इजी है मेथड, बट आगे जाके देखोगे तो थोड़ा सा लेंदी है। चलो अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, क्योंकि इसमें एक जगह पे, चलो अभी नहीं दिखा रही मैं, इसमें एक जगह पे ऐसा हो सकता है कि तुम अटक जाओ, इसीलिए मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले इक्वेशन बनाना तो आई होप तुम सीख ही गए हो। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9 एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज ₹18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। तो मान लो मैंने कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल को मान लिया x एंड कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर को मैंने मान लिया y। ठीक है, तो यहाँ से मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस इरेजर का कॉस्ट मैंने y माना था, सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड यहाँ पे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है, इक्वेशन बन गई। इक्वेशन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं है, होप। ठीक है, फिर यहाँ से इतना तो मैं तुम्हें सब्स्टिट्यूशन सिखाई दिया है तो कर लोगे। यहाँ पे 2x ये वाला मुझे ज़्यादा सिंपल दिख रहा था, 2x वाला, यहाँ से मैंने x की एक वैल्यू निकाल ली जो कि आई 9 माइनस 3y/2। अब ये वैल्यू मैंने पुट की दूसरी इक्वेशन में। अब यहाँ पे तुम फंसोगे, जब तुम करोगे यहाँ पे तुम नोटिस करोगे कि ये -6y और +6y आएगा, तो वो तो तुम कैंसिल कर दोगे, तो तुम्हारे पास बचा क्या, 18 इज इक्वल टू 18। इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास वैल्यू तो आई नहीं, हमें तो x या y की वैल्यू निकालनी थी। तो तुम यहाँ पे लिखोगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। ये स्टेटमेंट जो है ये सभी y की कोई भी वैल्यू सबके लिए ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी कैन नॉट ऑब्टेन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए 18 इज इक्वल टू 18, या फिर आपके एक्सरसाइज में भी आई थिंक सो, या फिर कहीं तो ऐसा एक क्वेश्चन है जहाँ पे ऐसे ही इक्वल आ जाता है, तो वहाँ पे आपको बेसिकली ये समझना है कि जब भी ऐसे इक्वल आ जाए तब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आ रही है x एंड y की, यानी कि इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट जो है ये सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, तो बहुत सारे इसके सोल्यूशन हो सकते हैं, इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, और इसके पीछे का मैं असल में लॉजिक समझाऊँ ना, तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि असल में अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। कैसे बताती हूँ, रुको। ये वाली जो इक्वेशन है सेकेंड वाली, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ये वाली जो इक्वेशन है, एक बार इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लिया, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2x प्लस 2 3 ज़ा 6, 3y इज इक्वल टू 18। यहाँ 2 है, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा 9 ज़ा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। पहली इक्वेशन देखो ज़रा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो असल में दोनों इक्वेशन सेम ही है, अगर कॉमन लोगे तो ये पता चलेगा। हमने देखा था ना कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पे वही वाला केस है। वैसे भी अप्लाई करके देखोगे तो समझ जाओगे। बेसिकली ये तुम्हें एग्जाम में एक्सप्लेन नहीं करना, मैं तुम्हें इसके पीछे का बस लॉजिक बता दे रही हूँ कि असल में ये दोनों इक्वेशन सेम है। कोइंसिडेंट लाइन्स वाला केस आएगा, अगर तुम ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना तो कोइंसिडेंट लाइन्स वाला केस आएगा यहाँ पे। एंड कोइंसिडेंट लाइन्स में हमने देखा था इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऐसा सोल्यूशन आया है। ठीक है, तो चिंता नहीं करना, जब भी इज इक्वल टू जो भी नंबर है, 9 इज इक्वल टू 9 आ गया, 18 इज इक्वल टू 18 आ गया, तो बस सिंपली ये लिख दो कि इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस हो जाएंगे। अब देखो, इसके बाद वाले एग्जाम्पल में भी कुछ बच्चों को वो हो सकते कन्फ्यूजन हो सकती है। यहाँ पे पहली बात तो तुम्हें इक्वेशंस नहीं बनानी है, इक्वेशन तुम्हें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर तुमसे पूछा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 18 इज इक्वल टू 18 देखा था, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है ये असल में ट्रू है। बट यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे ना, आपके पास आएगा -4 इज इक्वल टू 0, बट असल में ये तो फॉल्स स्टेटमेंट होगी, बिकॉज -4 इज नॉट इक्वल टू 0, वी ऑल नो दैट, विच इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो सिंस ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो तुम ये कह सकते हो कि देयरफॉर इन इक्वेशन का कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो स्टेटमेंट आई है वही फॉल्स है, इसीलिए कॉमन सोल्यूशन नहीं है इन इक्वेशन का। तो तुम कह सकते हो कि रेल्स जो है वो क्रॉस नहीं करेंगी। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पे। तो यहाँ पे कुछ सारे क्वेश्चंस ही तुम खुद करने की कोशिश करना, उसके बाद ही नहीं आ रहे हो तो ही वीडियो देखना। ठीक है, बट एनीवे, बट जो मुझे लग रहा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को डाउट हो सकते हैं, एक तो हो सकता है ये रूट वाला, बच्चे सॉल्व भी नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है सीधे वो रूट देख के ही मतलब गिव अप कर देते हैं। तो एक ये वाला बता देती हूँ, और पॉइंट देख के भी काफ़ी बच्चों को डेसिमल देख के भी बहुत डर लगता है, तो एक डेसिमल वाला भी बता देती हूँ, मैं दोनों बताती हूँ आपको। अब देखो, इसमें एक मेथड तो ये है कि ये देखो पॉइंट लगा है ना, तो तुम पॉइंट हटा के नीचे ऐसे 0 लगा सकते हो, यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे ऐसे 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट हटा के 0 लगा सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। बट ये काफ़ी बच्चों को जिनके बेसिक्स नहीं क्लियर होते हैं उनका ये नहीं हो पाता, उन्हें समझ ही नहीं आता है क्या पॉइंट हटा के 0 हो रहा है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ इसको इतना कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा डेसिमल में ही रहने दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। किसी ने बोला है क्या कि डेसिमल से तुम निकाल ही नहीं सकते, तुम्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पे इधर भेज सकते हो। सो 1.3 माइनस 0.3y, ये 0.2 है, यहाँ डिवाइड में चला गया।
ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास ये। अब बस इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करने वाली, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस x की ये वैल्यू जो है इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना। अभी तुम्हें समझ आएगा, देख रहे हो अब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जब आ रही है तब समझ आ रहा है ना तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड टाइम टेकिंग है। अब सेम चीज़ जब एलिमिनेशन से होगी तब थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है। चलो अब रूट वाला कराना था, सो ये मैं ओरली बता देती हूँ, इसमें कुछ है नहीं। ये वाली देखो, ये वाली इक्वेशन मुझे थोड़ी आसान लग रही है। √2x + √3y = 0, बस √3y उधर गया तो माइनस का √3y हो जाएगा। हाँ, माइनस का √3y हो गया और यहाँ पे √2 है। मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, ये यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। बस ये आ गई है मेरे पास x की वैल्यू, बस पुट करो दूसरी इक्वेशन में, वैल्यू निकालो, वेरी सिंपल। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस ये जो दो इक्वेशंस है पहले इनको सॉल्व करना है। ऑब्वियसली इस एक्सरसाइज तक तुमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सीखा है, तो सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करो इसको, ठीक है। सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यूज तुम्हें निकाल लेनी है। उसके बाद तुम्हें m की वैल्यू यहाँ पे बेसिकली निकालनी है। तो m की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे तुम्हें जो इक्वेशन दी है ध्यान से देखो, y = mx + 3 ये दिया है। तो अगर तुम x और y की वैल्यू निकाल लेते हो बस पुट करना है, m की वैल्यू आ जाएगी। तो x और y की वैल्यूज निकालना है इन दोनों इक्वेशन से, बस पुट करना है और वहाँ से m की वैल्यू तुम्हारे पास हाजिर हो जाएगी, बस वही करना है। अच्छा, अब यहाँ पे हो सकता है मोस्ट ऑफ द बच्चों को दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना है, मतलब पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है। पहली बात तो वर्ड प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे तो वर्ड प्रॉब्लम देख के डर जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो पहले तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनानी है, उसके बाद तुम्हें उनको सॉल्व करके उनका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, एंड दैट टू बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, अब इनमें मैं तुम्हें बस इक्वेशन बना के दिखा रही हूँ, बाकी तुम इतना समझदार हो चुके हो, अभी मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड इतना अच्छा समझा दिया कि तुम खुद कर सकते हो, ठीक है। चलो फर्स्ट वाला देखो, द डिफरेंस बिटवीन, फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। द डिफरेंस बिटवीन 2 numbers is 26 and 1 number is 3 times the other, फाइंड देम। तो देखो दो नंबर्स है तुम्हारे पास और उनका डिफरेंस है 26। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो दो नंबर्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस 6 है। एक नंबर को मान लिया मैंने x, एक नंबर को मैंने मान लिया सपोज कर लो y। बट सिंस ये डिफरेंस है, एडिशन में तो तुम x y किसी को भी मान के कुछ भी सिंपली ऐड कर सकते हो, बट सिंस ये डिफरेंस है यानी कि सब्सट्रैक्शन है, तो यहाँ पे तुम्हें मानना पड़ेगा कि कौन सा तुम्हारा बड़ा नंबर है, ठीक है। तो मैं सपोज कर लेती हूँ कि ये मेरा लार्जर नंबर है और ये मेरा स्मॉलर नंबर है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा कि लेट द लार्जर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा x - y = 26, पहली इक्वेशन ये आ गई। और दूसरा क्या दिया है, 1 नंबर इज़ 3 times द अदर, कि एक नंबर जो है तो ऑब्वियसली जो बड़ा वाला नंबर है वही 3 times होगा, है ना। तो x जो बड़ा वाला नंबर है वो 3 times है छोटे वाले नंबर के। तो सबसे बढ़िया चीज़ तो तुमको इसी में मिल गई। तुम्हें सब्स्टिट्यूशन में जो तुम्हें ऐसे वैल्यू जो पहले निकालनी पड़ती थी वो तुम्हें निकालनी ही नहीं पड़ेगी, सबसे ईजीएस्ट तो इन्होंने ही दे दिया। x = 3y दे दिया, बस पुट करो 3y - y = 26, 2y = 26, y = 13। इतने समझदार हो कि x की वैल्यू तुम निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 degrees, फाइंड देम, ठीक है। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, हमने छोटी क्लासेस में कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स सीखे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, वेरी गुड। सो पहले ही लिख लो x + y, अरे यार कहाँ कैमरा का है, x + y = 180, ठीक है। अब आगे पढ़ो, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 degrees। अब इन दोनों में जो लार्जर जो एंगल है, तो सपोज कर लो मैंने यहाँ पे x को लार्जर बनाया, y को स्मॉलर बनाया है, ठीक है। तो जो भी इनमें जो लार्जर है वो स्मॉलर को एक्सीड कर रहा है बाय 18 डिग्री। ये बहुत बच्चों को मतलब समझने में दिक्कत होगी। देखो यहाँ पे तो मैं समझाती हूँ, यहाँ पे समझा देती हूँ। देखो मैंने लार्जर किसको माना है, x को, ठीक है। तो x जो है वो जो दूसरा नंबर है, जो छोटा वाला जो एंगल है वो प्लस उसको एक्सीड कर रहा है, यानी कि उसमें ऐड करना है आपको +18, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या मैं इसको x - y = 18 लिख सकती हूँ इक्वेशन की फॉर्म में, अगर मुझे अच्छे से लिखना है तो x - y = 18, ठीक है। बाकी सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे तो तुम्हें और मतलब अब सिंस तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड परफॉर्म कर रहे हो तो तुम्हारे लिए यही बेस्ट रहेगा। बस यहाँ से तुम्हें y की वैल्यू मिल गई, बस ये वैल्यू तुम यहाँ पे पुट कर दोगे।
थर्ड वाला बहुत इजी है, आई होप तुम खुद कर लोगे। फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी बच्चे इससे डरते भी हैं, तो मैं सिखा देती हूँ। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 10। ठीक है, ऐसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं ही समझाती हूँ तुम्हें। देखो, टैक्सी चार्ज जो लगता है एक सिटी में, उसमें दो तरह के चार्जेस हैं। पहला तो है फिक्स चार्ज और दूसरा है चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि हर एक पर किलोमीटर एक चार्ज होगा। ठीक है, अब मान लो तुम एक टैक्सी में बैठे हो, तो तुम चाहे यहाँ से यहाँ जाओ, चाहे तुम यहाँ से यहाँ जाओ, एक फिक्स चार्ज तो है, वो लगेगा ही लगेगा। चाहे तुम यहाँ से यहाँ भी जाओ, ठीक है, इतना तक भी जाओ, तो भी वो फिक्स चार्ज तो तुमको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतने के लिए फिक्स चार्ज तो रहेगा ही रहेगा, और बाकी तुम्हारा चार्ज और ऐड होता रहेगा, जैसे तुम्हारा पर किलोमीटर जितना जितना बढ़ता जाता है उस हिसाब से तुम्हारे चार्जेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक फिक्स चार्ज है, वो तो तुम्हें पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, दो तरह के चार्जेस आ गए, एक है फिक्स चार्ज और दूसरा है चार्ज पर किलोमीटर, राइट। तो बस एक्स और वाई मानने में देरी नहीं करते हैं, जल्दी से मान लेते हैं। तो फिक्स चार्ज को मैंने मान लिया है, लेट द फिक्स चार्ज भी एक्स रुपीज़, ठीक है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है, चार्ज पर किलोमीटर भी वाई रुपीज़। अब पहली इक्वेशन देखो, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, यानी कि अगर कोई 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो उसको 105 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलो इसमें कितना भी वो जाए उससे हमें मतलब नहीं है, चाहे 10 किलोमीटर जाए चाहे 1 किलोमीटर जाए, फिक्स चार्ज तो उसको किसी भी हालत में पे करना ही पड़ेगा। तो एक्स तो पहले ही लिख लो, एक्स प्लस कितना, मैंने क्या लिखा है, चार्ज पर किलोमीटर, कितना किलोमीटर गया है 10, तो चार्ज पर किलोमीटर यहाँ पे 10 वाई हो गया, दिस इज 10, ओके, ये 10 वाई हो गया, इज इक्वल टू कितना पे किया, 105 पे किया। बस फर्स्ट इक्वेशन बन गई, एज सिंपल एज दैट। सेकेंड देखो, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी है, तो सेम कितने भी किलोमीटर की जर्नी हो, एक्स तो तुम्हारा रहेगा ही, प्लस 15y इज इक्वल टू चार्ज यहाँ पे किया है तुमने 155। ठीक है, ये तुम्हारी दो इक्वेशन बन गई, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, क्योंकि अभी तक तुम्हें वही सिखाया गया है, लेकिन जब एलिमिनेशन सीख जाओगे तो आराम से एलिमिनेशन से खटाखट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया व्हाट आर द फिक्स चार्जेस इन द चार्ज पर किलोमीटर। हाँ, तो बस तुम सॉल्व करना है, एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी तुम्हारी, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो हो गई फिक्स चार्ज, एंड चार्ज पर किलोमीटर तुम्हारा वाई हो गया। अब देखो, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मान लो कोई 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे तो तुम्हें सिंपली ऐसे दिया गया था, अब 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, यानी कि फिक्स चार्ज तो वो दे गई, प्लस अच्छा ये हो गया है, यहाँ से तुमको एक्स एंड वाई की वैल्यू खुद से निकाल लेनी है। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ऐसे एक्स एंड वाई की वैल्यू तुमको निकाल लेनी है, उसके बाद ये वाला आएगा, ये वाला पार्ट इस क्वेश्चन का। ठीक है, कि 25 किलोमीटर अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो 25y इज इक्वल टू पूछा है अब तुमसे, तो इसके पहले तो तुम एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल चुके होगे, तो बस वो वैल्यूज पुट करना है, एंड ये प्लस प्लस होके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी कि 25 किलोमीटर के लिए कितना तुमको पे करना पड़ेगा, कितना उस पर्सन को पे करना पड़ेगा। फिफ्थ पार्ट, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अच्छा, फ्रैक्शन वाला जो है ये बहुत ही सिंपल होते हैं, हमेशा जब चॉइस में भी आती है, मैं तो हमेशा ये वाला करती थी, आप भी बताना आपको ये ईजी लगता है नहीं। तो फ्रैक्शन वाले में सबसे पहले तुम्हें लेट द न्यूमरेटर भी एक्स, न्यूमरेटर को x मान लो एंड डिनोमिनेटर को y मान लो, पूरा पूरा लिखना है। ठीक है, तो इस न्यूमरेटर x मान लिया, डिनोमिनेटर y मान लिया, तो फ्रैक्शन हमारी हो गई x/y। ठीक है, x/y होगी। अब क्या क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करने बोला है वो देखते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मुझे 2 ऐड करना है, x+2 डिवाइडेड बाय y+2। ठीक है, तो क्या बन जाएगी फ्रैक्शन 9/11। कुछ नहीं करना है, इसके बाद बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 11 इंटू x+2 इज इक्वल टू 9 इंटू y+2। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करोगे ये आएगा 11x प्लस 22, ये सब इधर भेज लो, -18 माइनस 9y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y, 22 प्लस माइनस माइनस होगा वैसे तो 18, 19, 20, 21, 22, 4 आ गया, लेकिन प्लस का साइन आएगा, +4 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई है बेसिकली तुम्हारी अब इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना आता है, लेकिन ये बनी है अभी बस एक इक्वेशन। ठीक है, ये एक इक्वेशन बनी है, अभी तुम्हें दूसरी इक्वेशन बनानी है। तो दूसरे में देखो, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब भैया ये तो बहुत ही ईजी है, x+3 y+3, तो फ्रैक्शन तुम्हारी बन जाती है 5/6। ठीक है,
ये देख लेना बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड हो रहा है या नहीं। यहाँ पे भी एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर, यहाँ पे भी 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। तो तुम्हें फ्रैक्शन निकालनी है। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन बनाओगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी। फ्रैक्शन हमने मानी थी एक्स अपॉन वाई, तो वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में मत लिख के आ जाना, एक्स अपॉन वाई ध्यान से लिख के आना। ये ना हो कि पूरा क्वेश्चन ढंग से सॉल्व किया उसके लास्ट में फ्रैक्शन ही उल्टी लिख दी, तो तुम्हारा आंसर तो गलत ही हो गया। ठीक है, नंबर तो कटेंगे ही थोड़े से। अब आ जाते हैं आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड और उसके बेसिस पे जो और क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। ठीक है, अब 5 years hence, अच्छा ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, तो ध्यान से सुनना। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? ठीक है, तो एक काम करते हैं, जैकोब की एज को मैंने मान लिया x, और जैकोब का जो सन है उसकी एज को मैंने मान लिया y, ऑब्वियसली ईयर्स। ठीक है, अब देखो 5 years hence मतलब बाद। ठीक है, 5 साल बाद द एज ऑफ जैकोब, 5 साल बाद जैकोब की एज। अब इसको ना ब्रेक करके करा करो, बच्चे इसको ब्रेक करके नहीं करते, एक साथ ऐसे करने लग जाते हैं, इसीलिए गलती होती है। 5 साल बाद पहले देखो जैकोब की एज क्या होगी, अभी जैकोब की एज x है, 5 साल बाद x + 5 होगी। ठीक है, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। अब यहाँ पे गलती हो जाती है, लोग लिखते हैं हाँ 3 times दैट ऑफ सन की एज मानी y, बस x + 5 = 3y, x - 3y + 5 = 0 बन गई मेरी एक इक्वेशन आराम से। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन भी बनाएंगे, लास्ट में आंसर गलत निकालेंगे, यही तुम गलती करते हो भाई। 5 साल बाद अगर जैकोब की एज बढ़ेगी तो क्या उसका सन क्या अलग ही अपने बबल में जी रहा है, वो उसका क्या पता नहीं क्या टाइम ट्रैवल करके पीछे चला जाता है, ऐसा थोड़ी है। अगर 5 साल बढ़े हैं तो जैकोब की एज 5 साल बढ़ेगी तो उसके सन की भी तो बढ़ेगी। यहीं पे ही तुम मार खा जाते हो। कुछ बच्चे सिली मिस्टेक में ऐसा करके आ जाते हैं, कुछ बच्चे हड़बड़ी में ऐसा करके आ जाते हैं, तो यहीं पे ही दिक्कत होती है। तो ये चीज़ ध्यान देना, अगर इसकी एज 5 साल बढ़ रही है तो इसकी भी तो बढ़ेगी, बस ये करके इक्वेशन बना लेना। दूसरी इक्वेशन बता देती हूँ, 5 years अगो मतलब तो समझते हो पहले। ठीक है, 5 साल पहले जैकोब की जो एज थी, 5 साल पहले जैकोब की एज, ठीक है, यानी कि x - 5 = जैकोब्स एज वो 7 times दैट ऑफ हिज सन। 7 times, तो उसकी सन की एज भी तो उस समय y - 5 रही होगी, है ना, अगेन वही वाली बात। सो यस = 7y - 5 यहाँ पे सॉल्व कर लेना, एंड यहाँ से x एंड y निकाल लेना। x जो भी आएगा वो होगी जैकोब की प्रेजेंट एज, एंड y जो भी आएगा ये उसके सन की प्रेजेंट एज होगी। यहाँ पे लिख लेना लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी x years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब सन बी y years। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। होप तुम्हें सब कुछ समझ आया हो। अच्छा हाँ, एक और चीज़, आज थोड़ी सी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम थी एंड बीच में क्लैरिटी में दिक्कत आ रही होगी, बट प्लीज़ एडजस्ट, सपोर्ट करो, देन मैं ज़रूर और इम्प्रूव करूँगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।